वेलकम टू विद्या की जर्नी। अगर आप सी टेट और यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं और इसमें फटाफट रिवीजन कराया जाता है और जो भी नोट्स बनाए हैं उसको हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो आप इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, ये किसी काम को करते हुए भी आप सुन सकते हैं और सुनते सुनते कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे प्रश्न एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको बोलते हैं? तो भक्तिकाल को बोलते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को बोला जाता है। कला और साहित्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को बोला जाता है। कला और साहित्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को बोला जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसको बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। एक प्रश्न को अगर आप 2 बार सुनते हैं तो वो प्रश्न कभी भूलता नहीं है, तो इसलिए आप 2 बार हम इस प्रश्न को बोलेंगे और आप सुनिएगा तो सारे प्रश्न बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को कहा जाता है। कला और साहित्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। चित्रकाल का स्वर्णकाल ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो मुगल काल के स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। अकबर के काल को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। वर्तमान में खड़ी बोली के जनक कौन हैं? तो वर्तमान में खड़ी जो बोली के जो जनक हैं वो हैं अमीर खुसरो। वर्तमान में खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो संबंधित थे किससे? तो आदिकाल से संबंधित थे। अमीर खुसरो किससे संबंधित थे? तो वो आदिकाल से संबंधित थे। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे किसके? अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जनक थे किस चीज़ के? अमीर खुसरो जो जनक थे वो थे सितार, तबला, खड़ी बोली और मुकरी के जनक थे। अमीर खुसरो किसके जनक थे? तो अमीर खुसरो सितार, तबला, खड़ी बोली और मुकरी यानी गद्य पद के जनक थे। अमीर खुसरो गद्य पद के जनक थे, सितार के जनक थे और तबला के जनक थे और खड़ी बोली के जनक थे और गद्य पद को मुकरी भी कहा जाता है, तो मुकरी के भी जनक थे। अमीर खुसरो को उपाधि किसकी मिली थी? तो तोताई हिंद की उपाधि मिली थी। अमीर खुसरो को उपाधि मिली थी तोताई हिंद की। अमीर खुसरो को उपाधि किसकी मिली थी? तो तोताई हिंद की उपाधि मिली थी। आदिकाल को क्या कहा जाता है? तो आदिकाल को कहा जाता है चारण काल, वीरगाथा काल और सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को क्या क्या कहा जाता है? तो आदिकाल को कहा जाता है चारण काल, वीरगाथा काल कहा जाता है और सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को जो आदिकाल कहा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। हिंदी को बाल साहित्य जो हिंदी की बाल साहित्य की प्रथम रचना किसने किया? हिंदी की बाल साहित्य की प्रथम रचना किसने किया? नरेश त्रिपाठी ने किया। और वह रचना कौन थी? तो बानर थी। हिंदी की बाल साहित्य जो प्रथम रचना है वह कौन सी है? तो बानर है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी हैं। इसके लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं जो जौनपुर के हैं। कहाँ के हैं ये रामनरेश त्रिपाठी? कहाँ के हैं? तो जौनपुर के हैं। एकाकी का जनक किसे कहा जाता है? तो एकाकी का जो जनक है वो है रामकुमार वर्मा। एकांकी का जो जनक है वो है रामकुमार वर्मा। ये कहाँ के हैं? तो जौनपुर के हैं। और हिंदी बाल साहित्य
जो प्रथम है वो उसकी कौन सी रचना है? बानर है, और इसके लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं। इसके लेखक कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। पहली एकांकी है रेशमी टाई। पहली एकांकी कौन सी है? तो वो है रेशमी टाई। पहली एकांकी रेशमी टाई है। पहली एकांकी क्या है? तो रेशमी टाई है। जो आलवार भक्तों की संख्या है वह कितनी है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जो थे उनका मूल नाम क्या था? तो वो धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्हे ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लम्हे ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? जो उपन्यास हैं, प्रेमचंद के उपन्यास कुछ इस प्रकार हैं। तो सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन और कर्मभूमि और गोदान आदि प्रेमचंद की उपन्यास हैं। फिर से सुनिए, प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है और निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि है और गोदान आदि इनकी उपन्यास हैं। प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह है, प्रेमचंद की कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। सोजे वतन है, मानसरोवर है, 8 खंड में और गुप्त धन आदि इनकी कहानी संग्रह है। प्रेमचंद के कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्त धन आदि इनके क्या है? आदि इनकी कहानी संग्रह है। प्रेमचंद के जो नाटक हैं कुछ इस प्रकार हैं। प्रेमचंद के नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि प्रेमचंद के निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद के जो नाटक हैं, प्रेमचंद के जो नाटक हैं वो हैं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि इनके नाटक हैं। प्रेमचंद के जो निबंध संग्रह हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। प्रेमचंद के जो निबंध संग्रह हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कुछ विचार है, विविध प्रसंग है, विविध प्रसंग और कुछ विचार, ये प्रेमचंद के निबंध संग्रह है। रैदास के गुरु रामानंद थे। रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। रैदास के गुरु रामानंद थे और अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में हुआ था, लम्हे ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं वो ईश्वरदास हैं। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास हैं। सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना गया है। सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष कौन माने जाते हैं? जो साहित्य के शिखर पुरुष कौन माने जाते हैं? तो प्रेमचंद हिंदी कथा के साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। मन्नू भंडारी जी का जो जन्म हुआ था वो 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। मन्नू भंडारी जी की रचनाएं, कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार है। मन्नू भंडारी जी की जो कहानी रचना है वो कुछ इस प्रकार है। तो कहानी रचना को आप सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारे कहानी याद हो जाएंगी। एक ही प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही कहानी संग्रह पूछ लिया जाता है। ये एक कहानी संग्रह से एक प्लेट सैलाब लिख दिया गया और पूछ लिया जाता है कि एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है। तो आप एक ही में सब मन्नू भंडारी जी की सारी रचनाओं को जानेंगे तो बहुत अच्छे से स्कोर कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे से प्रश्न को तुरंत कर ले जाएंगे। तो आपको ये ऑडियो कैसा लगता है और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे किस तरह के हम आपके पास वीडियो और ऑडियो लेके आएँ उसको आप कमेंट द्वारा हमको बताइएगा। तो मन्नू भंडारी जी की जो रचनाएं हैं वो कहानी रचना कुछ इस प्रकार है। एक प्लेट सैलाब, ये उनकी कहानी रचना है। मैं हार गई, ये भी कहानी रचना है।
तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये भी मन्नू भंडारी की रचना है। यही सच है, ये भी मन्नू भंडारी जी की रचना है। यही सच है, मन्नू भंडारी जी की रचना है। त्रिशंकु, ये भी मन्नू भंडारी की कहानी रचना है। आंखों देखा झूठ, ये भी कहानी रचना है मन्नू भंडारी जी की। फिर से सुनिए, मन्नू भंडारी जी की कहानी रचना, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि मन्नू भंडारी जी की कहानी रचना है। मन्नू भंडारी जी के जो उपन्यास हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो मन्नू भंडारी जी के उपन्यास हैं आपका बंटी, नंबर 1 आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये मन्नू भंडारी जी के उपन्यास हैं। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी एक इंच मुस्कान, ये मन्नू भंडारी जी के उपन्यास हैं। मन्नू भंडारी जी की जो पटकथा है वो है, मन्नू भंडारी जी की पटकथा कुछ इस प्रकार है। तो रजनी है, निर्मला है, स्वामी है, दर्पण है। मन्नू भंडारी जी की पटकथा रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि इनकी पटकथा है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो अनुराग बांसुरी के जो रचनाकार हैं वो नूर मोहम्मद जी हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद जी हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद जी। भंवर गीत के रचनाकार कौन है? भंवर गीत के रचनाकार हैं नंददास जी। भंवर गीत के रचनाकार हैं नंददास जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं सुनते हैं। मेरी कहानी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि इनकी लाखों और भाषाओं की संग्रह है। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। एक बार फिर से सुनते चलिए। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि इनकी रचनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। कबीर दास को जानते हैं। कबीर दास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1338 ईस्वी में कबीर दास का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। और यह वाराणसी नामक जो लहरतारा नामक स्थान है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कबीर दास का जन्म 1338 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था, जो यूपी में है। लहरतारा कहाँ है? तो यूपी में है। रामायण जो महानाटक के रचनाकार हैं वो कौन है? तो प्राणचंद चौहान है। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो प्राणचंद चौहान है। रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान है। कबीर दास की जो रचनाएं हैं तो कुछ इस प्रकार है। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1338 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। जो लहरतारा कहाँ है? तो यूपी में है। कबीर दास की जो रचनाएं हैं वो बीजक हैं, जिसमें साखी शब्द रामायणी संकलित है। कबीर दास की रचना है बीजक, जिसमें साखी शब्द और रामायणी संकलित है। कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। मगहर कहाँ है? तो बस्ती के निकट में है। और कबीर दास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि थे। जो कबीर थे वो भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? पूछा जाता है कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो वो कबीर दास जी थे। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है?
तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और ये रामचंद्रिका किसने लिखा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी है। और ये जो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो ये हैं प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान है। अब मीरा जी को जानते हैं। तो मीरा जी का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था। मीरा जी का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जी, रो माहेरो आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिजी, रो माहेरो आदि हैं। इनकी मृत्यु, जो मीरा जी थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1546 ईस्वी में हुई थी। मीरा जी की मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। मीराबाई सगुड़ धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। सगुड़ धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री कौन थी? तो मीराबाई थी। सगुड़ धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री कौन थी? तो मीराबाई थी। और कबीरदास जी निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि थे। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। रामनरेश त्रिपाठी जी को जानते हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयरीपुर जिला जौनपुर में हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं जो हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोयरीपुर जिला में हुआ था। और कोयरीपुर जिला कहाँ है? तो जौनपुर में है। और जौनपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी जी की जो रचनाएं थी वो मिलन थी, पथिक था, स्वप्न, ये खंड काव्य है। मिलन, पथिक, स्वप्न ये सब क्या है? तो खंड काव्य है। तथा मानसी इनकी फुटकर कविता संग्रह है। मानसी क्या है? तो फुटकर कविता संग्रह है। मानसी जो है वो फुटकर कविता संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं मानसी है। और मानसी कैसी रचना है? तो वो फुटकर कविता संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी जी की मृत्यु जो हुई थी वो सन 1962 ईस्वी में हुई थी। रामनरेश त्रिपाठी जी की मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई थी। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम क्या था? आइए जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। फ्रेंड्स, ये रिवीजन क्लास है। मैं इसलिए इसको बना रही हूँ कि लगातार बार बार इसको आप रिपीट करके 2-3 बार इस ऑडियो को सुन लेंगे तो सारे प्रश्न बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये पूरा ज़रूर सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप बहुत सारे काम वर्कर हैं, यानी बहुत सारे काम करते हैं, काम करते हुए भी आपको पढ़ना है, तो उसके लिए ये ऑडियो और वीडियो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं फालतू चीज़ की बात और हंसी मजाक फालतू चीज़ कुछ भी नहीं करती हूँ, केवल पढ़ाई से रिलेटिव ये चैनल है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सबके तक ये पहुँच जाए और उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो मूल नाम था वो था गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 में कौशानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था, जो 1900 में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। एक ही ऑडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि एक रचनाएं पूछ ली जाती है कि एक किसकी है, तो हम बहुत सारी रचनाओं को एक ही ऑडियो में लेके आए हैं। तो आप सुनते सुनते भी याद कर सकते हैं कि किसकी रचना कौन सी है। फिर से सुनते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचनाएं हैं वो है बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को सम्मान मिला था कौन सा? सुमित्रा नंदन पंत जी को जो सम्मान मिला वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला
और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला और पद्म भूषण भी सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। फिर से सुनिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को जो सम्मान मिला वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और पद्म भूषण से भी सुमित्रा नंदन पंत जी को सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु जब हुई तो वो 1977 ईस्वी में हुई। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु कब हुई? तो 1977 ईस्वी में हुई। संदेश शासक, जो संदेश शासक किसकी कृति है? संदेश शासक अब्दुल रहमान की कृति है। हिंदी में संदेश शासक किसकी कृति है? तो अब्दुल रहमान की कृति है। आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आलोचना जो पत्रिका है वो दिल्ली से प्रकाशित होती है। आलोचना जो पत्रिका है वो दिल्ली से प्रकाशित होती है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा वाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया। हरिश्चंद्र, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु, जो भारतीय भाषा परिषद है, कलकत्ता में है। कहाँ है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ है? तो कलकत्ता में है। भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो है बागर्थ। बागर्थ पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है बागर्थ, जिसका नाम है बागर्थ। ये भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। हिंदी जो दीप्त प्रकाश का संपादन कार्तिक प्रसाद खत्री ने किया। हिंदी दीप्त प्रकाश का संपादन किसने किया? तो कार्तिक प्रसाद खत्री ने किया। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बद्री नारायण प्रेमघन ने किया। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन बद्री नारायण प्रेमघन ने किया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था आनंद कादम्बरी पत्रिका का संपादन। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में किया आरंभ हुआ था और द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती पत्रिका है। और इसका संपादन कब हुआ था? तो 1900 में आरंभ हुआ था। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे चिंतामणि घोष, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, फिर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन बने। फिर से सुनिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो चिंतामणि घोष थे। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी बने। उसके बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। 20वीं सदी के आरंभिक चरण को विश्वकोश है। जो 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश है वो कौन सा है? तो वो सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश है। समन्वय पत्रिका निराला जी की रचना है। जो समन्वय पत्रिका है वो किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। पंचमकार सिद्ध साहित्य में मिलता है। जो पंचमकार है वो कहाँ मिलते हैं? तो वो सिद्ध साहित्य में मिलते हैं। पंचमकार कौन कौन से हैं? तो पंच जो मकार हैं वो हैं मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। ये विकारों के प्रकार हैं। जो पंचमकार है ये विकारों के प्रकार हैं। और पंचमकार कौन कौन से हैं? तो है मध्य है, मांस है, मत्स्य है, मैथुन है और मुद्रा है। ब्रजभाषा गद्य की जो पुस्तक श्रृंगार रस मंडन है उसके रचनाकार कौन है? ब्रज भाषा गद्य पुस्तक के जो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं वो कौन है? तो विट्ठल नाथ हैं। दक्षिणी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? तो मेराजुल आस्किन है। उसके लेखक कौन है? तो जो वृंदान बज गेरुदराज हैं। कौन से हैं? तो वृंदान बाज गेरुदराज हैं। किसके रचनाकार? मेराजुल के। मेराजुल आस्किन के लेखक हैं वृंदानेबाज गेरुदराज। कठिन गद्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। ये किसने कहा? तो अज्ञे ने कहा। केशव दास का कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा?
केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा केशव को जो कठिन काव्य का प्रेत कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। भू परिक्रमा रचना है विद्यापति की। भू परिक्रमा जो रचना है वो है विद्यापति की। देवसेन ने श्रावकाचार लिखा। देवसेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो श्रावकाचार लिखा है। मुल्ला वजही की कृति है शबरश। मुल्ला वजही जो है उनकी कृति है शबरश। ये उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है। जो शबरश है ये उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है। उदय भान चरित के लेखक कौन है? तो इंशा अल्लाह खां है। उदय भान चरित के लेखक है इंशा अल्लाह खां। सूर सागर, शूर, शरावली, साहित्य लहरी, ये रचनाएं सूरदास जी की हैं। सूरदास की रचनाएं कौन सी हैं? तो सूर सागर है, सूर शरावली है, साहित्य लहरी है, ये रचनाएं सूरदास जी की हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यह साहित्य पत्र किसके हैं? तो इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, इस साहित्य के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथीय योगियों ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गोरखपंथी योगियों ने किया था। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी भाषा है। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी भाषा है। जो नेमिनाथ रास हैं उनकी रचना है, नेमिनाथ रास की रचना है सुमतिगढ़। नेमिनाथ रास की रचना कौन सी है? तो सुमतिगढ़ है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने ग्रंथ लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखा है वह है श्रृंखला की कड़ियाँ। माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार, ये कौन सा अलंकार है? तो यह अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अन्योक्ति अलंकार है। माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार, यानी अन्योक्ति अलंकार है। कारण के बिना कार्य का होना वहाँ विभावना अलंकार होता है। जो कारण के बिना कार्य का होना होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार में अक्सर बिनु देखा जाता है। ये ट्रिक है। विभावना अलंकार में क्या अक्सर देखा जाता है? तो बिनु देखा जाता है। विभावना अलंकार को समझने का अच्छा ट्रिक है कि विभावना अलंकार का जो दोहा होगा उसमें बिनु लिखा रहेगा। आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या 8 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है किसको? तो चंद छंद वर्णन की महिमा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक हैं वो लॉर्ड वेलेजली थे। स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन गिल क्राइस्ट को बनाया गया था उसका अध्यक्ष। फोर्ट विलियम कॉलेज का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो जॉन गिल क्राइस्ट को बनाया गया था। भाषा मुंशी पद पर लल्लू लाल की नियुक्ति की गई थी। वहाँ जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहाँ मुंशी पद पर लल्लू लाल की नियुक्ति की गई थी और भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र की नियुक्ति की गई थी। कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में की गई थी। भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र को उनको रखा गया था और भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? तो भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार के लेखक कौन है? ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार के लेखक कौन है? तो पंडित भगवत दत्त हैं। पंडित भगवत दत्त किसके रचनाकार हैं? तो ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार के लेखक हैं पंडित भगवत दत्त।
नगरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो काशी में हुई थी। नगरी प्रचारी सभा की स्थापना काशी में हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास थे। इसको ट्रिक द्वारा भी समझ सकते हैं। तो राम श्याम शिव, राम श्याम शिव यानी पहले कौन थे, दूसरे कौन थे और तीसरे कौन थे? तो राम श्याम शिव इस तरह याद से कर सकते हैं। पहले थे राम नारायण मिश्र, दूसरे थे श्याम सुंदर दास, तीसरे थे शिव कुमार सिंह। तो इस राम श्याम शिव इस ट्रिक के माध्यम से आप नगरी प्रचारी सभा के जो अध्यक्ष थे उसको याद कर सकते हैं। सरापा ने दोहा कोश को लिखा है। सरापा ने किसको लिखा है? तो दोहा कोश को लिखा है। खालिक बारी एक शब्द कोश है खुसरो का। खालिक बारी किसका शब्द कोश है? तो खुसरो जी का है। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो सदैव सकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो आकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होती है। आधा गांव दिल एक सादा कागज, हिम्मत जौनपुरी के उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। आधा गांव दिल एक सादा कागज, हिम्मत जौनपुरी, ये उपन्यास किसके हैं? तो राही मासूम राजा जी के हैं। राही मासूम राजा के जो उपन्यास हैं वो है आधा गांव, दिल एक सादा कागज, हिम्मत जौनपुरी। ये मासूम राजा के उपन्यास हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरियाँ, चतुरी चमार आदि निराला जी के उपन्यास हैं। फिर से सुनिए, निराला जी के जो उपन्यास हैं वो हैं कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरियाँ, चतुरी चमार आदि निराला जी के उपन्यास हैं। नरबई बोध के लेखक कौन हैं? तो गोरखनाथ। नरबई बोध के लेखक हैं गोरखनाथ जी। गोरखनाथ नरबई बोध के लेखक हैं। ढोला मारू रा दुहा के लेखक हैं कल्लोल कवि। ढोला मारू रा दुहा के लेखक कौन है? तो कल्लोल कवि हैं। जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में रचा गया। जो जैन साहित्य आदिकालीन जैन साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया, रचा गया? तो अपभ्रंश भाषा में रचा गया। भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से सदा सुखलाल ने किया। जो भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किया, किसने किया? तो सदा सुखलाल ने किया। द्विवेदी पत्रावली का वर्ष है 1954। इसके लेखक हैं बैजनाथ सिंह विनोद। द्विवेदी पत्रावली का वर्ष है 1954। इसके लेखक हैं बैजनाथ सिंह विनोद। पदम सिंह शर्मा के पत्र के प्रकाशन का समय है, जो पदम सिंह शर्मा थे उनके पत्र के प्रकाशन का समय है 1956। लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी। जो लेखक है इसके वो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह काव्य संग्रह है। भूर भूर खात धूल, ये किसकी रचना है? तो गजानंद मानव मुक्ति बोध की रचना है। भूर भूर खात धूल गजानंद मानव मुक्ति बोध की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं रजिया बेगम। जो किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं रजिया बेगम। तारा है और रजिया बेगम है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं तारा और रजिया बेगम। गोपाल दास गहमरी के उपन्यास हैं सरकटी लाश, जासूस की भूल और सरकटी लाश। ये उपन्यास किसके हैं? तो गोपाल दास गहमरी के हैं। गोपाल दास गहमरी के उपन्यास कौन से हैं? तो सरकटी लाश है और जासूस की धूल है। लज्जाराम शर्मा जी के उपन्यास हैं आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू। लज्जाराम शर्मा जी के जो उपन्यास हैं वो हैं आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू। तो पूछ सकता है कि आदर्श हिंदू किसके उपन्यास हैं? तो लज्जाराम शर्मा जी के उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध का जो उपन्यास है वो है अधखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध के उपन्यास हैं अधखिला फूल तथा ठेठ हिंदी का ठाठ।
भारतेंदु युग व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली जो कड़ी के कवि हैं, जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी के जो कवि हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं, जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि हैं। भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक कौन है? भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। महादेवी प्रसाद जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, उसको सुनते चलिए, एक एक बहुत ध्यान से सुनिए ताकि भूले ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संपत्ति शास्त्र है नंबर 1, संपत्ति शास्त्र, जनकस्य दंड, रसज्ञ रंजन, सुकवि संकीर्तन, कवि और कविता, आत्मनिवेदन इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। फिर से सुनिए, महावीर प्रसाद जी की रचनाएं हैं संपत्ति शास्त्र, जनकस्य दंड, रसज्ञ रंजन, सुकवि संकीर्तन, कवि और कविता, आत्मनिवेदन इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नगरी प्रचारणी सभा काशी 1893 के जो संस्थापक थे वो थे श्याम सुंदर दास। प्रथम राजा जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वीजी खेर, जो 1955 में, जिनका समय था 1955। प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खेर थे, उनका समय था 1955। स्वर गंगा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो राजकमल चौधरी हैं। स्वर गंगा कविता संग्रह किसकी रचना है? तो राजकमल चौधरी जी की रचना है। नागरी आंदोलन के प्रणेता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी की 18 बोलियों में मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। हिंदी के 18 बोलियों में मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। प्रेमचंद की पहली कहानी है पंच परमेश्वर। जो प्रेमचंद हैं उनकी पहली कहानी कौन सी है? तो पंच परमेश्वर है। और उपन्यास है कायाकल्प। पहला उपन्यास है कायाकल्प और प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वो पंच परमेश्वर है। हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदी धन उर्दू मिश्रित हिंदी। हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदी प्लस उर्दू मिश्रित हिंदी। जयशंकर प्रसाद की रचना और बोली है शुद्ध हिंदी और संस्कृत से ओतप्रोत। जयशंकर प्रसाद की जो रचना और बोली है वो है शुद्ध हिंदी और संस्कृत से ओतप्रोत। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता हैं तुलसीदास। वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसकी वो है पंक्ति? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तोड़ती पत्थर एक यथार्थवादी कविता है। जो तोड़ती पत्थर है वो यथार्थवादी कविता है। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। जो शेष कादम्बरी ग्रंथ है उसके रचयिता है अलका सरावगी। साहित्य के एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। साहित्य के एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। अघोष वर्ण को जानते हैं कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ण का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पाफा। फिर से सुनिए, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पाफा तथा उसमें शा अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण को जानते हैं तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण समस्त स्वर, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और समस्त स्वर या व रा ला और हा घोष वर्ण कहलाते हैं। फिर से सुनिए, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण समस्त स्वर या व रा ला या रा ला वा और हा घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण और अघोष वर्ण कुछ इस प्रकार है।
आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो परमाल रासो। आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है परमाल रासो। परमाल रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तुलसीदास कविता संग्रह किसकी रचना है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तुलसीदास कविता संग्रह किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पखावज किसे कहते हैं? पखावज ढोल को कहा जाता है। जो पखावज का हिंदी अर्थ होता है वो ढोल होता है। पहिया ये पुल्लिंग है। पहिया शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। पहिया शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। परिमल किसकी रचना है? परिमल जो है रचना उसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल की रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। शिवराज भूषण किसकी रचना है? ये भूषण जी की रचना है। शिवराज भूषण जी की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। शब्द रसायन किसकी रचना है? शब्द रसायन जो है वो देव जी की रचना है। शब्द रसायन देव की रचना है। आर्यों का आदि देश ये किसकी रचना है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। बोलगा से गंगा ये किसकी रचना है? तो राहुल शंकरत्यायन की रचना है। बोलगा से गंगा राहुल शंकरत्यायन की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा ये सब धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है और ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की रचना है। दर्शन दिग्दर्शन किसकी रचना है? दर्शन दिग्दर्शन किसकी रचना है? दर्शन और दिग्दर्शन ये राहुल शंकरत्यायन की रचना है। सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ है सपने दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब सपने दिखाना। ये मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना और इसका अर्थ है सपने दिखाना। मेरी भव बाधा हरो ये दोहा है। ये इसमें कौन सा अलंकार है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की सांझ परे श्याम हरित दुत भोए। तो ये किसकी रचना है? ये क्या है? कौन सी अलंकार है? तो ये श्लेष अलंकार है। मेरी भव बाधा हरो ये श्लेष अलंकार है। मेरी भव बाधा हरो ये श्लेष अलंकार है। फ्रेंड्स, ये रहे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको पसंद आए ऑडियो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।